नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, कोयला उत्पादक प्रदेश, इन दिनों कोयले के संकट से जूझ रहा है। कोयले की कमी की वजह से प्रदेश के पावर प्लांट बंदी की कगार पर पहुंचते जा रहे हैं। ये तब हो रहा है जब छत्तीसगढ़ के कोयला खदानों से आम दिनों में होने वाले कोयला उत्पादन से करीब दोगुना उत्पादन हो रहा है। प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के पावर प्लांटों में कोयले की कमी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसे में सवाल है, कोयला प्रदेश अब छत्तीसगढ़ फिर किल्लत क्यों? छत्तीसगढ़ में आखिर क्यों कोयला नहीं मिल पा रहा है? क्या छत्तीसगढ़ के कोयटे का कोयला कहीं बाहर सप्लाई हो रहा है? कोयले की कमी की वजह कहीं सियासत तो नहीं है? उत्पादन में कमी से कहीं कोयले का संकट तो नहीं गहरा रहा है? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। देश के सबसे बड़े कोयला उत्पादक प्रदेश में कोयले का संकट गहरा गया है। हालात ये है कि यहाँ के पावर प्लांट कभी भी कोयला कमी की वजह से बंद हो सकते हैं। कोयला आंकड़ों के उत्पादन पर गौर करें तो देश में सर्वाधिक कोयला छत्तीसगढ़ के पास है। छत्तीसगढ़ रोजाना 4,50,000 टन से अधिक कोयले की आपूर्ति कर रहा है। सामान्य दिनों में औसतन 2.60 लाख टन की उत्पादन होता है। कोयला खदानों में लगातार 24 घंटे काम जारी है। छत्तीसगढ़ में अभी 31,561 मिलियन टन कोयले का भंडार है। कोरबा स्थित गेवरा और कुसमुंडा माइंस में 15 साल का स्टॉक है। दीपका में 24 साल के कोयला उपलब्ध है। कुल 73,423 मिलियन टन कोयला उपलब्ध है। आंकड़ों पर गौर करें तो छत्तीसगढ़ में कोयले की किल्लत की बात हैरत में डालती है। कोयला का देश में सबसे अधिक उत्पादन के बावजूद आलम यह है कि कई प्लांट में अब 6 से 7 दिन का कोयला बचा है। अगर जल्द सप्लाई नहीं हुई तो कई इलाके अंधेरे में डूब सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ में बिजली संकट की वजह पावर प्लांट्स में कोयले का स्टॉक कम बचा है। 6 दिन से प्लांट्स को 35% से कम कोयला मिल रहा है। कई प्लांट्स में सिर्फ 5 से 7 दिन का कोयला बचा है। राज्य के कोटे का कोयला दूसरे राज्यों में जा रहा है। बड़े प्लांट में रोजाना 9,000 टन कोयले की जरूरत पड़ती है। सामान्य दिनों में एक दिन में 3 से 4 रैक कोयला पहुंचता रहा है। अभी एक दिन में 1 ही रैक कोयला पहुंच पा रहा है। सवाल यह है कि जिस राज्य में पर्याप्त मात्रा में कोयला का उत्पादन होता है, वही कोयले की किल्लत क्यों हो रही है? क्या ये सभी राज्यों में स्टॉक को बैलेंस करने की रणनीति है या फिर इसके पीछे कोई सियासत भी है? छत्तीसगढ़ के माइनिंग डिपार्टमेंट के पास में कोयले की खदानें हैं। उन खदानों को खोदने की बजाय उनको ठेके पर देना, अपने लोगों को उपकृत करना, इस पर सरकार चल रही है। जैसे आरी डोंगरी की खदान को किसी को टेंडर नहीं भरने दिया, सस्ते में बेच दिया। तो ये सरकार जो है, जो इनकी माइनिंग कारपोरेशन को कोयले की खदानें मिली हुई हैं, अगर उन्हीं कोयले की खदानों से छत्तीसगढ़ के उद्योगों को कोयला उपलब्ध करा दे, बिजली प्लांटों को, इनके लिए कैप्टिव माइंस इनको मिली हुई है छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट को चलाने के लिए। अब आपको बताते कि आखिर प्रदेश के किस प्लांट में कितने दिन का स्टॉक बचा है। लैंको में 8 दिन का कोयला बचा है। अवंता रायगढ़ में 7 दिन का स्टॉक बचा है। जिंदल प्लांट में 5 दिन का कोयला स्टॉक है। बेंच कोटे में 4 दिन, तमनार में 4 दिन का स्टॉक है। बांदा खार में 2 दिन और नवापारा में 2 दिन का कोयला बचा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी संयंत्र में ही दिक्कत हो रही है, प्राइवेट प्लांट में भी कोयले की दिक्कत होने लगी है। यह संकट कोई पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल और पहले भी गर्मी के मौसम में कोयला संकट देखने को मिलता रहा है। तो सवाल है कि जब गर्मी में कोयला संकट होना पहले ही पता था तो पहले से क्यों नहीं तैयारी की गई थी? टीम न्यूज स्टेट। संकट और उस पर होती सियासत पर आज चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए के शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। निशिकांत पांडे जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। निशिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, जो प्रदेश देश भर में कोयले की सप्लाई करता हो, जिस प्रदेश में कोयले का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता हो, ये कह लीजिए कि जिस प्रदेश से देश भर में अंधकार दूर करने के लिए कोयले का उत्पादन किया जा सकता हो, वहां दिया तले अंधेरे जैसी स्थिति की आखिर क्या वजह हो सकती है? सुरेंद्र जी।
दीपेश जी, निश्चित रूप से संघीय व्यवस्था है। भारत जो है दुनिया के 5 सबसे बड़े कोल उत्पादक देशों में शामिल है और छत्तीसगढ़ जो है देश का सर्वाधिक कोल उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा और झारखंड में कोयला उत्पादन बड़े पैमाने पे होता है। ये स्थितियां क्यों आई दीपेश जी? निश्चित रूप से यह गंभीर संकट का विषय है और ये सोचनीय है। बहुत महत्वपूर्ण विषय में आपने चर्चा रखी, इसके लिए आपको साधुवाद। जिस प्रकार से 2015 के बाद केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की पूंजीवादी नीतियों के चलते नवरत्न कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड और एसीसीएल की खदानें बड़े पैमाने पर राज्य सरकार और ग्राम सभा की आपत्ति के दरकिनार करके निजी पूंजीपतियों को सौंपना शुरू किया गया और जो मोदी सरकार के पूंजीपति मित्र हैं उनके द्वारा जब बाहर में कोल उत्पादन शुरू किया गया देश के, तो वो आयातित महंगे कोयलों को खदाने यहाँ देश के भीतर खपाने के लिए जो कृत्रिम संकट पैदा करने का जो प्रयास किया गया उसी का परिणाम है। ये छत्तीसगढ़ की स्थिति नहीं है दीपेश जी। जो कोल खनन है वो केंद्र सूची का विषय है। अभी आपके लोकप्रिय चैनल में मैं माननीय बृजमोहन जी का बयान सुन रहा था, जो भाजपा के सर्वाधिक वरिष्ठ विधायक हैं, 7 बार से विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन शायद सरकार जाने के बाद इनकी याददाश्त भी चली गई। जो राज्य सरकार को इसके लिए दोषी बता रहे हैं। देश भर में 135 ताप विद्युत संयंत्र हैं और लगभग सभी जगह यही स्थिति है। ये जो बफर स्टॉक होता है, जो आरक्षित स्टॉक रखे जाते हैं, उसमें 2015 के बाद से लगातार धीरे धीरे कटौती की गई ताकि आयातित महंगे कोयले को इस प्रकार से कृत्रिम संकट बताकर खपाया जा सके। हमने देखा विगत दिनों 50 ट्रेनें अचानक बिना पूर्व सूचना के बंद कर दी गई और ये बताया गया कि कोल के परिवहन के लिए उनको बंद किया गया। देश भर में सैकड़ों ट्रेनें बंद कर दी गई। लेकिन जो उत्पादक राज्य है जहां से पूरे देश में कोयले की आपूर्ति होती है, जिस प्रदेश की जनता पर्यावरण के भी नुकसान झेल रही है, जल जंगल जमीन के विस्थापन की भी समस्या झेल रही है, वहां पर कोयले की सतत आपूर्ति रोकी जा रही है, जानबूझकर रेलवे का रेक नहीं दिया जा रहा है। तो ये उपेक्षा निश्चित रूप से आपत्तिजनक है और मोदी सरकार के विरोधाभास है। सुरेंद्र जी, आपकी इस प्रतिक्रिया में एक तरफ आप कह रहे हैं कि देश भर में कोयले का संकट है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जानबूझकर कोयले की रेक नहीं पहुंचाई जा रही। मैं जवाब लूंगा आपसे और ये भी समझने की कोशिश करूंगा, आपके पास आंकड़ा होगा कि कितने की आपने डिमांड की और कितना अभी तक आप लोगों को मिल पाया है। मैं लौटूंगा, एक कमेंट निशिकांत पांडे जी से ले लेते हैं। निशिकांत जी, ये जो समस्या खड़ी हुई है, ये स्टॉक को बैलेंस करने की कोशिश है या फिर कहीं सियासत इसके पीछे नजर आती है? पांडे जी। जी बिल्कुल, सुरेंद्र शर्मा जी की बात से तो सियासत नजर आती है, लेकिन मैं हालांकि इस पे तथ्यात्मक बात करूंगा। अभी मांग बढ़ी है, वास्तविकता यह है कि मांग बढ़ी हुई है और आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। लेकिन जो हमारे छत्तीसगढ़ का संसाधन है, छत्तीसगढ़ संसाधन पे इनका एक टेप रिकॉर्डर चलता है। कांग्रेस के किसी भी नेता से बोलेंगे तो वो सीधा ले आएंगे कि निजी कंपनियों को देने के कारण यहाँ छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में या और किसी स्टेट में दिक्कत हो गई। अभी 217.11 गीगावाट को सप्लाई करना है अपने को। पिछले साल से ये बढ़ के 183 से 217 हुआ है, उसके पहले 135 या 136 था। मांग बढ़ी है, आपूर्ति की जा रही है, लेकिन हर चीज का लांछन केंद्र सरकार को देके आपने अभी बहुत अच्छा सवाल उठाया कि आपने डिमांड कितनी की थी और आपूर्ति कितनी हुई। ये सुरेंद्र शर्मा जी से पूछने वाली बात है। हालांकि केंद्र सरकार को दोष दे के आप छत्तीसगढ़ की सरकार इतने दिन से, आपने सही कहा कि पूरे भारत को सप्लाई किया जा सकता है कोयला छत्तीसगढ़ से। सिर्फ छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली के कारण यही है कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन भरपूर है। इन संसाधनों का बहुत सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता थी, खनन की आवश्यकता थी। अब ये सुरेंद्र शर्मा जी बताएंगे इस पे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। जब आपने डिमांड किया तो कितना डिमांड के अगेंस्ट में कितनी आपूर्ति हुई, सुरेंद्र शर्मा जी जरूर बताएं। मैं लौट रहा हूं, सुरेंद्र शर्मा जी से जवाब लूंगा, लेकिन आपने भी बड़े अच्छे से राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया। केंद्र को सीधे तौर पर आप बचा कर ले गए। उनकी मर्जी से खनन कर लेंगे क्या? कोयले की खदानों को खोद लेंगे वो अपनी मर्जी से कोयला निकाल लेंगे और प्रदेश में बिजली उत्पादन कर लेंगे। इतना आसान नहीं होता है ना निशिकांत जी। मैं लौट रहा हूँ, जवाब लूंगा आपसे, जवाब लूंगा ना सर, जवाब लूंगा आपसे। एक कमेंट के शर्मा सर से भी ले लेते हैं। सर, सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि क्यों हम आग लगने पर ही कुआं खोदते हैं, जब हमें पता है
कि आयात में समस्या होगी, जब हमें पता है कि डिमांड बढ़ने वाली है गर्मी में, फिर हम पहले से व्यवस्थाओं को दुरुस्त क्यों नहीं करते हैं, चाहे राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार? निश्चित रूप से कोयला जो है केंद्र सरकार के अधीन है और उसको पूरे देश की व्यवस्था के आधार पे आवंटित होता है। छत्तीसगढ़ को भी कोल ब्लॉक आवंटित है और उसमें से कोयला ले जाने के लिए रेक उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये जानकारी विद्युत उत्पादन कंपनी की ओर से कही जा रही है। दूसरी चीज है, जहां एक जगह जो 1000 मेगावाट का मड़वा में है, वहां पे कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से वहीं के वहीं पहुंच जाता है कोयला, तो वहां की दिक्कत नहीं है। दिक्कत जहां पे सेल एसईसीएल के माध्यम से जो अपन कोयले की आपूर्ति होती है, वहां पे दिक्कत आ रही है। एक जगह पे 3 दिन का बचा हुआ है और 1-2 जगह पे 9-9 दिन का बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर के इसमें स्थिति है कि जब देश की कोयला, हम बात यहाँ पे आ रही, आज जो हम बात करें छत्तीसगढ़ की स्थिति में, छत्तीसगढ़ में रेलवे का सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से मतलब कमा कर देने वाला है बिलासपुर जोन। वहां की बात करें रेलवे के क्षेत्र में, चाहे कोयला के बारे में बता रहे हैं कि पूरे देश को कोयला आपूर्ति की स्थिति है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के लोगों को यदि बिजली संकट झेलना पड़े, ब्लैकआउट की स्थिति आए, तो यहाँ के लोगों को मुझे करना है कि जिस प्रदेश में उत्पादक राज्य है उनको कहीं ना कहीं इसके मामले में छूट देनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा राज्य है जहां पे बिजली पर्याप्त मात्रा में है। लगभग 4800 से 5000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता हो रही है और हमारे पास जो पर्याप्त है बिजली कहा जाए कि 2800 से 3000 अपन उत्पादन कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त जो सेंट्रल पूल से 2500 मेगावाट मिल रहा है, तो हमारे पास बिजली पर्याप्त है। प्राइवेट वाले भी कर रहे हैं। अब दूसरी चीज है, कोयला की एक जानकारी दे दूं कि कोयला केवल ये उत्पादन कंपनी के लिए नहीं है। अन्य जो हमारे पास रोलिंग मिल है हमारे पास, और जो 150 रोलिंग मिल है, 60 के लगभग स्पंज जा रहे हैं। यहाँ की स्थिति तो और दयनीय। अपन तो शासकीय की बात कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो इंडोनेशिया से विशाखापट्टनम तक जल मार्ग से कोयला मंगाया जा रहा है और 3 गुना अधिक दर पर। उद्योगपति कितने परेशान है, इनकी बात कहां तक सुनी जाएगी, ये अलग विषय है। लेकिन 3 दिन के लिए इंडोनेशिया से 3 गुना अधिक दर पे कोयले की यहाँ पे खरीदा जा रहा है उद्योगपतियों द्वारा। और वो दक्षिण अफ्रीका जाएंगे तो वहां का रेट और ज्यादा है। अब जैसे केंद्र सरकार बार बार कर रही थी राज्य डायरेक्ट करे, मध्य प्रदेश में बात आ रही है कि डायरेक्ट विदेश से कोयला खरीदने की बात आ रही है, तो इतने अधिक रेट में जब खरीदी होगी तो लोगों को बिजली किस दर पे पहुंचेगा। जबकि छत्तीसगढ़ में लोगों को बिजली में राहत दी गई है, आधा बिजली की छूट दी गई 400 मेगावाट 400 यूनिट तक के। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि एक छत्तीसगढ़ में, जो कि अब तक कभी ऐसी संकट का सामना नहीं करना पड़ा है, वहां पे जो स्थिति आ रही है कि प्लांट बंद होने की स्थिति आना। आपने एक बड़ी बात का जिक्र किया कि अगर हम इतने महंगे दर पर कोयले की खरीदी करेंगे और फिर कोयले से बिजली उत्पादन करेंगे तो फिर बिजली कितनी महंगी होगी, फिर वैकल्पिक इसके उपायों पर विचार करना होगा। मैं लौटूंगा के सर, आप पर इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्यों ना हम वैकल्पिक स्रोतों पर चर्चा शुरू करें। लेकिन उससे पहले सुरेंद्र वर्मा जी एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्यों आखिर ऐसी स्थिति निर्मित हुई है कि चाहे हम प्रदेश के उन उत्पादन केंद्रों का जिक्र कर ले, लैंको का जिक्र करें, 8 दिन का कोयला बचा है, अम्बता रायगढ़ का जिक्र कर लें, उसके अलावा बिंचटोक का जिक्र कर लें, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर मात्र 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन का कोयला बचा है। क्या पहले से हमें इस बात का अंदाजा नहीं था जिसकी डिमांड हमें समय रहते करनी चाहिए थी? 3 दिन का सर। सुरेंद्र जी। दीपेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं के शर्मा जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा और इस संदर्भ में पिछले 3 महीने से छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कोल खनन मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की गई, लगातार 7 मीटिंग रेलवे के अधिकारियों के साथ हुई है और देश के केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी यह कहा गया कि जब 23,000 करोड़ से अधिक की राशि रेलवे केवल छत्तीसगढ़ से माल भाड़ा से कमाती है तो छत्तीसगढ़ को रेक क्यों उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। देखिए, इसके मूल में हमको जाने की जरूरत है दीपेश जी। जिस प्रकार से शर्मा जी ने कहा, निश्चित रूप से केवल ये बिजली संकट नहीं है, ये जो अपने निजी पूंजीपति मित्रों के द्वारा आयातित महंगे कोयले को खपाने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उससे केवल बिजली संकट नहीं है, लोहे और सीमेंट का बड़ा उत्पादक है छत्तीसगढ़ और इन उद्योगों में भी कोयला बड़ी मात्रा में लगता है। यही कारण है कि इस जो महंगे आयातित कोल के कारण से आज जो लोहा है वो 45 से बढ़ के 84 रुपया हो गया, सीमेंट 400 के पार है। तो मोदी सरकार की नीतियों के
फोकस में अपने पूंजीपति मित्रों की मुनाफाखोरी है और उनके आयातित महंगे कोयले को खपाने का ये षड्यंत्र है। जिस प्रकार से आपने पूछा था कि हमने ये उत्पादक राज्य है, यहाँ के जो संयंत्र हैं इनको प्राथमिकता से क्यों नहीं मिलना चाहिए, यही मांग तो भूपेश बघेल सरकार की है। पिछले 3 महीने में 7 मीटिंग रेलवे के अधिकारियों से हुआ है। तो कितना आपने मांगा सुरेंद्र जी क्लियर करिए ना, कितना अभी तक प्रदेश ने डिमांड की और कितना मिला, कितना अंतर है इसके बीच, इसको भी तो स्पष्ट कर दीजिए। हमने दीपेश जी 3 महीना पहले भी लिखित में यह दिया था कि 3 महीने का बफर स्टॉक हमको मेंटेन करने की अनुमति दी जाए, लेकिन आज जो कई जगह ये दूसरे जगहों को बेचने के लिए, दूसरे जगहों को बांटने के लिए। और एक बड़ी खबर आपने पिछले महीने पढ़ा होगा कि पिछले 20 साल से गुजरात, जहां पर मोदी जी स्वयं मुख्यमंत्री थे, सरकारी रेक का कोयला निजी उद्योगों में खपाया गया। जो सब्सिडाइज कोयला जो भाजपा शासित राज्यों को आवंटित होता था, तो ये बड़ा खेल मुनाफाखोरी का मोदी सरकार पहले से करते आई है। ये जब राज्य में थे तो राज्य में करते थे, आज केंद्र में है तो राज्यों के आर्थिक अधिकारों पर चोट करके निजी पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए इस प्रकार से संघीय ढांचे के खिलाफ लगातार ये निर्णय ले ले। ये जवाब तो केंद्र सूची का विषय, ये संघीय देखिए दीपेश जी, मेरा ये निवेदन है जी संविधान की 7वीं अनुसूची पढ़ ले। ये राज्य सरकार पर आरोप लगाने से पहले ये देख ले कि केंद्र सूची, और इनके केंद्रीय मंत्री का बयान आपको याद होगा कि राज्य सरकार का जो आपत्ति नहीं, मैं सुरेंद्र जी मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं कि हर वर्ष हम कोयले की किल्लत की खबरें पढ़ते हैं, हर वर्ष हम इस पर चर्चा करते हैं और गर्मी के मौसम में ही करते हैं। सबको पता है कि डिमांड बढ़ती है। नहीं, मैं इसलिए सुनिए ना सर, 2014 के पहले भी सर आप भी राजनेता थे, मैं भी पत्रकार था, हम तब भी डिस्कस करते थे, कोयले की समस्याएं तब भी होती थी और यही वजह है, इसी मौसम में होती थी, डिमांड बढ़ती थी। लेकिन जो डिमांड होनी चाहिए केंद्र से राज्य सरकारों की, राज्य के अधिकारियों की, उसमें कहीं कोई अंतर तो नहीं रहता था। यह सबसे बड़ा सवाल है। मैं जवाब ले लेता हूं निशिकांत जी से। निशिकांत जी, सवाल यह है कि केंद्र में आपकी सरकार, अधिकारी आपके, उनको भी तो यह स्वतः संज्ञान होता होगा ना कि इस वर्ष इतनी डिमांड हुई थी, अगले वर्ष ये डिमांड और बढ़ सकती है, तो उस अनुसार सप्लाई होनी चाहिए। जो सप्लाई चेन है, जो व्यवस्था है, उसे दुरुस्त करने पर भी तो विचार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और किया जा रहा है। लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण कैसे किया जा रहा है सर? जिस प्रदेश को 4 रेकों की प्रतिदिन आवश्यकता है, वहां एक भी ना पहुंचे या एक पहुंचे एक दिन भर में, कैसे आप प्रयास कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, उसका उदाहरण भी दे रहा हूं, बता भी रहा हूं। अब सुरेंद्र वर्मा जी की पहले बात का जवाब देता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी ने बोला कि ये केंद्र का विषय वस्तु है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं कि राजस्थान से गहलोत जी वहां से चल के आए छत्तीसगढ़, इनको 2 ब्लॉक यहाँ पे आवंटन, उसमें इनको नियम कानून में बांध के उनको सप्लाई दिया नहीं जा रहा है। उसका क्या कारण है आप समझिए। ये टूल किट का भी एक हिस्सा हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टूल किट होगा, लेकिन इसका एक हिस्सा हो सकता है कि संकट दिखाया भी जा रहा है, संकट है भी, संकट तो वही तो वो भी बोल रहे हैं ना सुरेंद्र जी कि संकट पैदा करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं ताकि आप लोगों के बड़े मित्रों को फायदा हो जाए। दीपेश जी, ये तो मतलब इनकी बातों का मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि ये टूल किट जो है ना, इनका इतना तेजी से स्प्रेड होता है। ऑक्सीजन पे देख लीजिए, वैक्सीनेशन पे देख लीजिए, वैक्सीन बोल दिया कि बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी राजस्थान कोयला संकट से, सुरेंद्र जी रुक जाइए, सुरेंद्र जी रुक जाइए। अभी राजस्थान को आवंटन है छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक, आप उसको क्यों नहीं दे रहे? छत्तीसगढ़ ने किया क्या? ये केंद्र सूची का विषय है, आप भ्रमित ना करें। छत्तीसगढ़ सरकार किसी को चाह के भी आवंटित नहीं कर सकती। ठीक मैं अब इस चर्चा को आगे ले जाता हूं। मैं इस चर्चा को आगे ले जाता हूं। के शर्मा सर से मैं एक कमेंट चाहूंगा। सर, लगभग हम बिजली उत्पादन में 70 से 80% कोयले पर ही निर्भर हैं। कब तक धरती कोयला उगलती रहेगी? कब तक हम विदेशों से कोयला मंगाते रहेंगे? वहां पर भी सीमित मात्रा में प्रकृति आपको कोयला दे पाएगी और सीमित समय तक दे पाएगी। उसके बाद शायद प्रकृति भी हाथ खड़ा कर दे। हम कब तक दोहन करेंगे? हमें इस निर्भरता को क्या अब शिफ्ट करने की आवश्यकता है? क्या अब हमें उस तरफ ध्यान देना होगा? निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और ज्यादा बढ़ने की जरूरत है। कोयला के एक सीमित मात्रा में कोयला उपलब्ध है और खनिज को हमको बचा के भी रखना चाहिए और भविष्य भी है। केवल आज 15 दिन या 2 साल की बात नहीं है।
दूसरी चीज है, जल से जब हाइड्रो पावर के वो हो रहे हैं, तो जहां जहां पे हाइड्रो पावर से बिजली को उत्पन्न की जा सकती है उस पर प्रयास होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कोयला पर्याप्त होने के बावजूद 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन हाइड्रो से हो रहा है। इस दिशा में भी हमने काम किया है, और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ हाइड्रो के क्षेत्र में गंगरेल में भी बना रहे हैं, लेकिन हमको आवश्यकता नहीं होती, तो उस ढंग से वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में गांव में हमका नए रायपुर हम देखेंगे पूरा सौर ऊर्जा आधारित पर है। तो जो नए शहर डेवलप हो रहे हैं वहां पे सौर ऊर्जा के माध्यम से, जैसे तालाब है, सड़क है, इनको सौर ऊर्जा के माध्यम से क्या हम बिजली पर्याप्त उपलब्ध करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में कोयला के मामले में एक लाइन कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में रात में ज्यादा मांग रहती है, लेकिन दिन के समय यही स्थिति रहती है कि हम दूसरे राज्यों को भी बिजली आपूर्ति करते हैं। तो मेरा कहना है कि जो नजदीकी है उनको नजदीक, छत्तीसगढ़ में ही कोयला है और छत्तीसगढ़ में ही विद्युत उत्पादन की क्षमता है। तो यहाँ पे आप यदि पर्याप्त कोयला नजदीक में उपलब्ध कराएंगे तो दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली संयंत्रों में देने के जगह में अब यहाँ उपलब्ध कराएंगे तो बिजली आपको मिलेगी। आप चाहे तो बिजली छत्तीसगढ़ से खरीद कर अन्य राज्यों को दे सकते हैं। ये एक अच्छा प्रयास हो सकता है कि अगर हम इस दिशा में काम करेंगे। सुरेंद्र वर्मा जी, अगर हम रासायनिक खाद की तुलना में अब जैविक खाद को बढ़ावा दे सकते हैं, एक विकल्प के तौर पर उसे हम प्रदेश में बढ़ावा दे सकते हैं, तो क्या अक्षय ऊर्जा की तरफ अब हमें ध्यान देना चाहिए? क्या हमें ये कोशिश अब प्रदेश में करनी चाहिए कि जो सक्षम हैं कम से कम वो लोग तो अपने घरों पर, अपने दफ्तरों में अब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें? सौर ऊर्जा का जी 1 लाख से अधिक किसानों को सरकारी सहायता से सोलर पंपों की स्थापना पिछले 3 साल में करके दी गई है। जो बड़े संस्थान है, जो नए कार्यालय बन रहे हैं, वहां भी पूरी तरह से सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है। यहाँ पर जो विद्युत विनियामक आयोग का जो ऑफिस है वो भी सोलर सिस्टम से चलता है। नई राजधानी में तमाम जो ऑफिस कार्यालय बनाए गए हैं वहां भी सोलर सिस्टम। तो इस विकल्प पर हमको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। लेकिन कोल का जो भंडार है दीपेश जी, कहीं कोई कमी नहीं है, भंडार अभी भी पर्याप्त है। ये जो संकट उत्पन्न किया गया है ये भी इरादतन जो षड्यंत्र पूर्वक कृत्रिम नहीं सर, अभी कमी नहीं है, लेकिन प्रकृति कब तक देगी? आज हम खाड़ी देशों का जिक्र कर लें, अगर वहां तेल का अभाव होने लगा तो कोयला भविष्य में हमारे लिए संकट पैदा कर सकता है। सर, आज आप और हम इस कोयले की बिजली का भरपूर इस्तेमाल कर लेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है जी। ये भविष्य में हमको इस दिशा में काम करना पड़ेगा और सरकार कृत संकल्पित है और बहुत गंभीरता से इस दिशा में कदम उठा रही है। तमाम जो कृषि पंप हैं वो तो 1 लाख से ज्यादा की संख्या में बनाए गए हैं। नए कार्यालय और घरों में भी सब्सिडी दी जा रही है। तो ये आने वाला भविष्य जो है हमको वैकल्पिक स्रोत पे जाना ही पड़ेगा। निशिकांत जी, निश्चित रूप से प्रदेश सरकार इस स्तर पर लगातार सक्रिय और काम कर रही है, क्या आपको नहीं लगता केंद्र सरकार को इस दिशा में और गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए? कांग्रेस के मित्र जो बोले कि नए रायपुर में जितने भी कार्यालय हैं वो सोलर से संचालित हैं, ये किसकी देन है? इस और अभी इन्होंने कहा कि भविष्य में बढ़ने की आवश्यकता, भविष्य में नहीं, हम पहले भी बढ़े थे और अब भी, आज से और कल से जब भी आप कर सकते हैं, आपके हाथ में सरकार है, आप इसको इम्प्लीमेंट कराइए। वास्तव में आपके पास जो संसाधन है 20 साल 25 साल में खत्म हो जाएंगे। आपके पास अल्टरनेटिव प्लान करने ही होंगे। केंद्र सरकार प्लान कर रही है, आपको भी राज्य सरकार को प्लान करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि भविष्य में जब होगी संकट तो हम प्लान करेंगे। आज जब आपने नया रायपुर मंत्रालय की बात की या सोलर पंप की बात की या सोलर बोर की बात की, वो पिछले 15 वर्ष में हमने भी लगाए, आपने भी उसको आगे बढ़ाया। इसको जैसे अभी दीपेश जी ने कहा कि हर ऑफिस में, हर घर में इसको सब्सिडाइज करके दें या जो भी एक पहलू बनाए, जैसे पहले चल रही थी वैसे कुछ नए नॉर्म्स लाएं जिससे हितग्राहियों को। सर, नियम कायदे बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है? आज भी नियम है सर, वाटर हार्वेस्टिंग का होता है सर, आपके घर है, हमारे घर है, कई लोगों के घर, हमारे पड़ोसियों क्या नहीं होता है। हम पानी की बचत नहीं कर पा रहे हैं तो हम फिर कोयला और बिजली कैसे बचा पाएंगे? ये गंभीर सवाल है। मैं लौटूंगा सर, वक्त रहा तो, लेकिन के शर्मा सर, मसला कोई भी हो और अगर नजदीक चुनाव हो तो फिर उसे राजनीति से जोड़कर हमेशा देखा जाता है। कोयले की किल्लत, कोयले को छोड़ दीजिए, बिजली की किल्लत आम जनता के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है और उसको लेकर यही होता है कि हमारे नेता ने हमें बिजली नहीं दी है। लोगों को समझ में नहीं आता है तकनीकी कारण इसका क्या होगा, इसका चुनाव पर कितना बड़ा असर। संक्षेप में सर।
देखिए, ये इसको राजनीति से तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन चूंकि केंद्र में भाजपा है और राज्य में कांग्रेस है, तो कहीं न कहीं राजनीति की स्थिति निर्मित हो रही है कि पत्र लिखने के बावजूद जो कोयले की उपलब्धता को लेकर के, चूंकि ये कांग्रेस शासित राज्य है, कोयला यहाँ पे पर्याप्त है और हमको केवल रेक उपलब्ध करा दिया जाए तो हमारे पास कोयला का भंडार है, उसका उपयोग करके हम पर्याप्त बिजली छत्तीसगढ़ ही नहीं अन्य राज्यों को भी आपूर्ति करने की स्थिति में है। तो ये स्थिति को देखते हुए केंद्र को लेकर के जो अनुदान की जो बात कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता, चाहे जल विद्युत हो चाहे सौर ऊर्जा की बात हो, इस और विकल्प की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हम आगे जाके भविष्य को एक सुरक्षित भविष्य दे सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और यही अपील हम आप लोगों से भी कर रखे हैं कि अपने घरों में भी बिजली की बचत जरूर करिएगा। नमस्कार।